Hello students, the second lecture of solid state chemistry will be based on classification of crystalline solids. Remember crystalline solids चार टाइप के हैं, 4 types. Molecular crystalline solids, normally very low melting point, soft type, normally ये गैस में मिलेंगे आपको. इसमें जो intermolecular forces वो बहुत weak होता है. Second is covalent solids like diamond, graphite जो मैंने बताया था, very strong intermolecular forces. Then we have ionic solids, that is between the salts, positive and negative ions attached to each other by electrostatic force. And next the metallic solid, the fourth one is the metallic one, which you found in the pure metals, the interaction between the positive cations and the embedded electrons and the electrons surrounding it. तो उसमें फर्स्ट टाइप का सॉलिड है, उसके डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एग्जाम्पल ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड CO2 हो सकता है, सॉलिड HCl है, सॉलिड HO2 है, सॉलिड आर्गन है. देन यू हैव दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आइस हो गया. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. हम लोग ने 11th में इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स पढ़ा था, तो याद रखने का पहले ये दिमाग में डाल लो कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस दो होते हैं. एक होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब दो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के अंदर, और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. और इंट्रा मतलब दो एटम्स के बीच में, इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एटम्स हो गए उनके बीच में. तो ये फोर्सेस कौन से हो सकते हैं? दो एटम आपस में बाउंड हो सकते हैं बाय यूजिंग कोवैलेंट फोर्सेस, बाय यूजिंग कोलम्बिक यानी आयोनिक फोर्सेस, बाय यूजिंग मेटालिक फोर्सेस. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं. लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोग ने क्या पढ़ा था? डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन ये पढ़ा था. फिर हम लोग ने पढ़ा था, आपको याद होगा, आयन डाइपोल इंटरैक्शन. फिर हम लोग ने पढ़ा था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. देन डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस. फिर हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेप्शनली जो हम लोगों को सिर्फ वही मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है जहाँ पर हाइड्रोजन O, N और S से अटैच है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है. तो ये जो है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, और ये सब के सब क्या होते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू इंट्रा. ये फोर्सेस ब्रेक करके आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये फोर्सेस ब्रेक करके आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में ब्रेक सकते हैं. मतलब एग्जांपल, आपने वाटर को बॉईल किया तो दो वाटर सेपरेट हो गए, तो आपने ये फोर्सेस ब्रेक किया. वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा, डाइपोल डाइपोल दिखेगा, आपने वो फोर्सेस ब्रेक किए, तो दो H2O सेपरेट हो गए. लेकिन जब आप H2O के H और O को ब्रेक करोगे तो वो कोवैलेंट बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो. जैसे NaCl को आप सेपरेट कर रहे हो तो आयनिक बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो, तो वो स्ट्रांग होता है, वीक होता है. तो वीक फोर्सेस जिनमें भी होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दो मॉलिक्यूल्स के फोर्स को कंपेयर करते हो. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया है सॉलिड्स को मॉलिक्यूलर में. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो ऑलरेडी नॉन पोलर गैसेस के फॉर्म में हमको मिलते हैं, जिसको हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी नहीं है. सॉलिड आर्गन हो गया. कार्बन टेट्राक्लोराइड को सॉलिडिफाई करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट 0 है. मीथेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. तो उसमें जो फोर्स होते हैं वो वीक डिस्पर्शन फोर्स होते हैं. ठीक है, इसके लिए वो क्योंकि सॉलिड्स भी सॉफ्ट होते हैं और नॉर्मली नेचुरल स्टेट में वो सारे सब्सटेंस गैस में हमको मिलते हैं. देन उसके बाद में होते हैं पोलर सॉलिड्स. पोलर सॉलिड्स मतलब ऑलरेडी उन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी है. फॉर एग्जांपल HCl को आपको सॉलिडिफाई करना है, तो HCl में H पे डेल्टा प्लस है और Cl में डेल्टा माइनस है, पोलर है. SO2 डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पोलर है. तो जब इनको आप सॉलिडिफाई करोगे तो इनमें आपको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस मिलेंगे. डाइपोल डाइपोल मतलब एक HCl दूसरे HCl से अटैच हो रहा है. आपने 11th में देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, नेगेटिव विद पॉजिटिव, ये इंटरैक्शन डाइपोल डाइपोल. ये डाइ प्लस है, H प्लस अटैच टू अनदर HCl डेल्टा माइनस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस मिल रहा है हमको. ठीक है, फिर उसके बाद में एक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन N, O और S से अटैच होता है. ठीक है, सॉरी F, N और O से अटैच होता है हाइड्रोजन. सच टाइप ऑफ सब्सटेंस
आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड्स, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल आइस. अब आइस की हम लोग एक कहानी देखते हैं. वी नो दैट कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सबसे पहला पॉइंट. सेकेंड, the fact is that when you cool water below 4 degrees Celsius, instead of contracting it expand, which causes bursting of pipe in cold countries. That is called as anomalous expansion of water below 4 degree. Anomalous behavior of water, abnormal behavior of water. वो ऐसा क्यों होता है और why ice floats on water, उसका रीज़न भी हमको क्रिस्टल स्टेट ही एक्सप्लेन करेगा. अब आइस की हम लोग बात करेंगे विथ कंपेयर टू वाटर. सो सपोज वी टेक 1 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कितना हो गया, उसका मोलार मास 18 ग्राम ऑफ वाटर. और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी. सो उसको मैं 18 ml भी लिख सकता हूँ या 18 ग्राम भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी उसका डेंसिटी होता है. तो वाटर जब H2O वाटर के स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है H2O, तो आपको याद होगा H2O एक वी शेप मॉलिक्यूल होता है. एक वी शेप मॉलिक्यूल होता है जिसका एंगल कुछ 104 डिग्री 35 मिनट्स के आसपास है. और ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस एक पोलार मॉलिक्यूल है. ठीक है. नाउ H2O जब लिक्विड स्टेट में है, देखो ये वी शेप है. मैं वी शेप को ऐसा बता रहा हूँ, ये प्लस और माइनस है, आपको समझ में आना चाहिए. प्लस इज सॉरी, दिस इज माइनस एंड दीज आर प्लस. माइनस इज नथिंग बट द ऑक्सीजन एंड प्लस इज नथिंग बट 2 हाइड्रोजन. इट्स अ वी शेप मॉलिक्यूल. तो जब वो वाटर के स्टेट में, देखो वो कैसा रहेगा. वाटर के स्टेट में, इन केस ऑफ वाटर, दिस वी शेप मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस. उनमें भी तो इंटरैक्शन होगा. कौन सा इंटरैक्शन होगा, ये जो नेगेटिव एंड है ये पॉजिटिव एंड से इंटरैक्ट करेगा. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है. देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरैक्शन है. दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप इसको बोल सकते हो. ये लिक्विड के स्टेट में बहुत क्लोज है सब के सब. बट जब आप इसको 4 डिग्री बिलो 4 डिग्री से नीचे कूल करोगे तो ये आहिस्ते आहिस्ते 0 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा और 0 डिग्री पे फ्रीज होकर आइस बन जाएगा. और आइस क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन के अंदर मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट डेफिनेट होते हैं. दे हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट. सो व्हाट विल हैपन व्हेन दे ट्राई टू कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम अ इर्रेगुलर अरेंजमेंट, फ्रॉम disordered arrangement into an ordered arrangement. So what will happen, these molecules will start moving far away from each other. क्यों? क्योंकि उनको अपने एक डेफिनेट पैटर्न में आना है. तो वो एक डेफिनेट पैटर्न में आएंगे. कैसे डेफिनेट पैटर्न में आएंगे, एक वी शेप मॉलिक्यूल ऐसा अरेंज हो जाएगा. एक वी शेप मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, दिस इज नेगेटिव एंड, दिस इज द पॉजिटिव एंड. मतलब ये आपका ऑक्सीजन है और ये दो आपके हाइड्रोजन है. फिर उससे वी शेप थोड़ा एक दूसरा मॉलिक्यूल दूर चला गया. मतलब यहाँ पर एक H आ गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर एक H आ गया. फिर उसके बाद में एक और एक वाटर मॉलिक्यूल, ये H पे भी क्या है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है. फिर एक और एक H2O मॉलिक्यूल आ रहा है, H, दिस इज O, वी शेप H, डेल्टा प्लस. सो व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और जो जाए वहीं रुक जाएगा, जिसके वजह से आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. क्योंकि ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सॉरी ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा. सो आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. अब बराबर देखोगे तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आइस वेयर ईच वाटर मॉलिक्यूल इज प्रॉपरली, देखो ये दूसरा हाइड्रोजन HOH से कंबाइन होगा. यहाँ एक और एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर पे HOH. तो इफ़ यू सी यहाँ पर भी आपको एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा. तो दे विल बी अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट थ्रू आउट. तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए दीज मॉलिक्यूल्स दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म दिस बेसिक पैटर्न, अ लैटिस, जिसमें टेट्राहेड्रल एक क्या बन गया इनका, यूनिट सेल. और बराबर यूनिट सेल को देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ये एम्प्टी स्पेस मिल रहा है. दीज एम्प्टी स्पेस आर कॉल्ड एज वॉइड्स. वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स बहुत कम है वाटर स्टेट में, बहुत नेग्लिजिबल, वेरी क्लोज. बट जब ये अपने आप को क्रिस्टलाइन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को आइस में बनने की कोशिश करते हैं, तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस दे विल मूव अवे टू फॉर्म दिस डेफिनेट पैटर्न. ये पैटर्न बनाने के लिए उनको दूर हटना पड़ेगा. अब मैं आपको बोलूँगा कि देयर आर 6 स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूँगा साथ में खड़े रहो, सब साथ में आगे, क्लस्टर. अब मैं बोलूँगा मेक अ रिंग, अ डेफिनेट रिंग. तो जब वो रिंग बनाएंगे ना, तो वो 6 के 6 स्टूडेंट दूर जाएंगे, दे विल होल्ड देयर हैंड. सो व्हेन दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर क्रिएटिंग अ लार्ज वॉइड इन बिटवीन.
तो वो वॉइड बनने से वॉल्यूम बढ़ गया एंड डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर वॉइड के वजह से ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी विल व्हाट डिक्रीज। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो गई तो फ्लोट्स ऑन वाटर। सेकेंड, जब वाटर को 4 डिग्री से नीचे कूल करोगे और वो अपने आप को आइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो इट विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म अ डेफिनेट पैटर्न। और वो पैटर्न क्या है? अ लैटिस, जिसमें हर एक यूनिट सेल में बीच में आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलना चालू हो जाएगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, दे आर कॉल्ड एज वॉइड्स। वो वॉइड्स आपको वाटर के स्टेट में नहीं मिल रहे थे, बट वही वॉइड्स मतलब ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, बहुत कम रहते हैं इनके वॉइड्स, इनमें वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ द रीज़न द आइस विल हैव more volume as compared to water, and therefore ice have less density. It floats on water, and when you convert that water into ice, instead of contracting it will expand to have a definite pattern. और वो expansion के वजह से volume बढ़ जाता है और आप बोलते हो कि it shows a anomalous behavior. Instead of contracting it expands. So this is all about molecular crystal. अब next है molecular solids. तो they have a low melting, soft in nature. इनका बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ 40 किलो जूल्स का है, बहुत कम है। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर, बहुत कम है। एंड दे आर इंसुलेटर्स, ओके, मतलब देयर कंडक्शन इज वेरी लेस। कोई बोलेगा ना सर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उसको बोलने का कि वाटर प्योर स्टेट में कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल, मतलब आप बोल सकते हो कि डज नॉट कंडक्ट, क्योंकि उसका डिसोसिएशन 1.8 इंटू 10⁻⁹ है। इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि 10⁹ मॉलिक्यूल्स में से, वाटर के 10⁹ मॉलिक्यूल में से 1.8 को राउंड ऑफ कर दो, 2 कर दो, तो 10⁹ मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट टू प्लस H+ and OH- इन द प्योर स्टेट। और सारा आयनिक कंडक्शन वाटर के अंदर सारा आयनिक कंडक्शन फ्लो ऑफ आयन से होगा। आयंस इतने नेग्लिजिबल है कि प्योर वाटर को हम लोग बोलते हैं डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो आइस फॉर्म में बनेगा तो उसका तो रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा हो गया, मूवमेंट होगा ही नहीं। So that is why we say they are insulators, they do not conduct electricity and the binding energy is extremely less. So this is the entire data about molecular crystals. Please note it down. जो दूसरा होगा it is about ionic crystal, covalent crystal and metallic crystals. Okay, so note it down. Okay guys, the next two type of solids after molecular solids are ionic and metallic solids. Now first of all, in case of ionic solids we know that cation and anions, that is positive and the negative ions, they are held to each other by very strong electrostatic force of attraction, very strong. और उनका बाइंडिंग एनर्जी भी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, 400 से इफ़ यू सी प्रॉपरली टू 4000 किलो जूल्स पर मोल, विच मेक्स देम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू विच दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 15,000 केल्विन के 1500 केल्विन के ऊपर इनका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। बट these solids, the ionic solids, basically the salts, they are hard in nature but they are brittle, they cannot stand pressure. इनके जो layers होते हैं, अगर उस पर आप pressure apply करोगे, so they will break into a small particles, the lattice will break down into a small clusters and small particles, okay. That is why they are hard and brittle. Solid state के अंदर, for example you take a pure NaCl, in solid state they cannot conduct electricity. Why? Because over there the cation and anions are strongly attract to each other by electrostatic force of attraction, due to which the ions, cation anion cannot move towards the opposite electrode. So इसके लिए उनका solid state में electrical conductivity नहीं होता ionic solids का। But when they have been melted, जब आप उसको हीट करके मेल्ट करोगे तो molten state, जिसको फ्यूज स्टेट बोलते हैं, याद रखना, molten is also called as fused state. In that state the ions, that is cation anions, the bonding between them is weak, due to which they can move towards the opposite electrode. Or when they are dissolved in water, that is aqueous media, NaCl को आपने पानी में डाल दिया, it forms Na+Cl- ions because of dissociation. And over there also ions can move towards the opposite electrode and conduct electricity. So ionic solids में electrostatic force of attraction है, very high binding energy, इसके लिए उनका melting point बहुत ज़्यादा हो जाता है, हार्ड है बट ब्रिटल है। ब्रिटल है मतलब वो प्रेशर अप्लाई करोगे तो दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वायर्स एंड शीट लाइक मेटल्स, सो दे विल ब्रेक डाउन।
प्लस सॉलिड स्टेट में नो मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि इनका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के से नहीं होता है. द कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. सो आयंस का मूवमेंट सॉलिड स्टेट में है ही नहीं बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड कोलम्बिक फोर्सेस. व्हेन दे आर बीन मेल्टेड और व्हेन दे आर डिजॉल्व इन एक्वस मीडिया दे शो कंडक्शन. नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है? इन मेटालिक सॉलिड, सपोज आपने कोई मेटल का सरफेस को एग्जामिन किया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल हैज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स इन देम, electrons. So there will be a nucleus with lot of electrons in the outermost shell of the atoms. Okay. Similarly, ये भी nucleus है with the electrons in them. So what do you say in case of metallic solid? In case of metallic solid, we say that there is a pool of electron in which the positive charge is embedded, and these electrons are free to move. Okay. So this forces, which is the attraction between the ions and the electrons inside, is called as metallic bonding, which is very very strong, and we say this is a kernel of electron in which the positive ions are being embedded. तो basically ये electrons free होते हैं, move हो सकते हैं, plus they are hard in nature. metallic bonding बहुत strong होता है. binding energy 800 से 1000 केल्विन के बीच में है, 70 से 1000 किलो जूल्स पर मोल पे है, where the melting point is 800 to 1000, which is slightly less than actually ionic solids. Clear है? But since the electron can move, they can conduct heat and electricity easily. But याद रखना ये solids malleable ductile दिखाते हैं. क्यों? Because इनके layers, when you hit them, इनके layers जो layers होते हैं वो नीचे वाले layer के ऊपर से slide हो जाते हैं. मतलब when you keep on heating them, आप hammer से कोई metal plate को आप hit करते जा रहे हो तो वो expand होता जा रहा है, like a metal coin which has been hit by an hammer, it expand. Why it expand? Because metal के जो layers, metals layers के form में होते हैं. The atoms are in the form of different layers. So जब आप hit करोगे तो एक layer दूसरे layer पे slide होके आगे आ जाता है, दूसरा तीसरे के आगे, तो they can be drawn into sheets and wires. But वही केस ionic solid में नहीं है, they are brittle. जब आप pressure apply करोगे तो they will break down. Clear है? So याद रखना, they have the metallic bonding in them. So these are the two kinds of a solid. Note down the points from the board. Please note down. Okay guys, the last solid of discussion is a covalent network type solid. Network, a continuous three-dimensional arrangement or two-dimensional arrangement of layers. इसमें जो बॉन्डिंग एटम्स, जो बॉन्डिंग पार्टिकल्स रहेंगे वो एटम ही है, और कोवैलेंट बॉन्ड है. इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको डायमंड दिया था, विच इज़ नेटवर्क 3-dimensional स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट विच इज़ हेक्सागोनल प्लेनर 2D स्ट्रक्चर, वन प्लेन अटैच टू दी अनदर प्लेन, सॉफ्ट होता है. बाकी सब हार्ड है. कॉर्ड्स मेड अप ऑफ सिलिका, कार्बोरेंडम दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड. ओके, दे आर हार्ड इन नेचर, फिजिकल नेचर में हार्ड है बिकॉज ऑफ 3-dimensional स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर. बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम है, 150 से 500 किलो जूल. सो बाइंडिंग एनर्जी को आप हमेशा कंपेयर नहीं कर सकते मेल्टिंग पॉइंट के लिए. यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम है, बट दे हैव 3-dimensional नेटवर्क लाइक सॉलिड. तो वो पूरा नेटवर्क एक साथ चेन में अटैच है. उसको ब्रेक करने के लिए इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई एनर्जी, देयरफॉर दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. और सबसे हार्डेस्ट तो डायमंड है, आप जानते ही हैं. इंसुलेटर्स है बिकॉज दे डोंट हैव इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. आपको बताया था कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होते हैं, हेक्सागन के अंदर जो कार्बन अटैच होते हैं, दीज कार्बन्स बेसिकली आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है हर कार्बन पे अनहाइब्रिडाइज होता है. तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बाकी सब तो इंसुलेटर्स है. सो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ionic solids, metallic solids and covalent network solids. So you should remember basic points जो मैंने आपको लिखा है वो याद रखो MCQs के लिए. Next lecture में we'll move on to the different type of unit cells, lattice and unit cells, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, take care, bye.